Hello friends, this is Amit Patel, BAS officer from 60 to 52nd बैच। पिछले दो वीडियोज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 100 मैंने डिस्कस किया था सेट ए का BPSC 66 प्रीलिम्स का। मैं उसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 101 to 150 तक डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 101, who won the bid to construct the new parliament building recently? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो नया पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग बनने वाला है उसका बिड किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसलिए इसका आंसर होगा पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। 101 का आंसर होगा सी। Next question, which article in the Indian Constitution is related to establishment of Election Commission of India? आर्टिकल 324 है। काफ़ी आसान सवाल है क्योंकि ऐसे सवाल जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखिएगा तो इस तरह के सवाल जो है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? ये थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि जनरली जो है इतने सारे कमीशन है, सभी के कमीशन को के हेड को तो नहीं रखा जा सकता नाम उनका। तो इसका आंसर होगा सी, रेखा शर्मा है हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ जो है सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे कोई भी हो, तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। वन एक्ट फॉर ऑल, कोई भी लॉ है सभी के लिए है, एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल मतलब अगर लॉ अगर वायलेट हो रहा है तो उसके लिए अगर जुडिशरी तक जाने का जो पावर है वो सभी के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 104 का आंसर हो जाएगा ए। विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ये थोड़ा मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल है। इसका आंसर होगा 243G, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन 106, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? ये तो आसान ही सवाल है क्योंकि इसमें आसान है, इनके ऑप्शंस की वजह से और भी आसान हो चुका है। क्योंकि हम लोग को याद है कि लास्ट ईयर के एंड में जो है ये काफ़ी जो आंदोलन काफ़ी तेज हो गया था। तो इसका आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019, क्योंकि यही एक डेट है जिसमें कि अगर हम गेस करें तो वो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, द लेजिस्लेटिव ओरिजिन्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें एक चीज गौर करने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये अलग अलग चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर अलग होता है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अलग होता है। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये जो था इसके पहले जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था लोकल बॉडीज के लिए, तो इसके पहले भी एक बार प्रयास हुआ था जो कि पास नहीं हो सका था राजीव गांधी के टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो मुझे लगता है कि ये 1989 में शायद आया था। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि जनरली जो है इतना हम डीपली नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 6032 एट पटना बिहार? इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे लगता है कि लुसेंट में भी ये दिया हुआ है और ये थोड़ा मीडियम टाइप क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का जो जीके है उसमें तो ये काफी हम उसके लिए तो हम पढ़ते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 108 का बी। क्वेश्चन नंबर 109,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? ऑटोनोमी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटी। मुझे लगता है इसका आंसर होगा सी, 109 का आंसर होगा सी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या नहीं होता है? तो ऑटोनॉमी तो जो होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, उसी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा सी, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटीज। Which act is not the landmark in development of constitution during British rule? इस तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि अब द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1947 तक तो ब्रिटिशर्स चले गए थे, उसके बाद तो फिर ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 110 का आंसर हो जाएगा डी। ये मुझे लगता है कि काफी आसान सवाल है। 111, which one among the following is not an objective of food management in India? इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड मैनेजमेंट का ये पर्पस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स है, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक ये भी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 112, revenue deficit in India implies that, इसका आंसर हो जाएगा the Indian government need to borrow in order to finance its expenses which do not create capital assets। डेफिसिट मतलब होता है घाटा, मतलब जितनी आमदनी हुई और जितना खर्चा हुआ उसका जो डिफरेंस हुआ वो होता है घाटा। तो रिवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि जो अदर वर्क्स, कैपिटल क्रिएट करने के लिए नहीं, जो अदर वर्क्स, जो गवर्नमेंट के अदर जो खर्चे होते हैं उसको करने के लिए जो मनी, जो घाटा होता है, तो क्या करेगा? बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट। तो गवर्नमेंट जो घाटा होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई गवर्नमेंट करेगी लोन लेके। तो है इसमें इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2019-20? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ये थोड़ा सा मतलब मीडियम सा सवाल है, क्योंकि हमारे किस कंट्री के साथ जो 1, 2, 3 रैंकिंग में किनसे हमारा ट्रेड कितना है वो हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। मुझे लगता है कि 2018-19 से ही जो है यूएसए आगे निकल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद भारतमाला प्रोजेक्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट ये तो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आंसर हो जाएगा 114 का आंसर होगा सी। ये जो है पोर्ट से कनेक्टिविटी, हाईवेज का डेवलपमेंट, बॉर्डर एरिया के रोड का डेवलपमेंट, ये पूरा जो है इंटीग्रेटेड जो है भारतमाला प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए 114 का आंसर हो जाएगा सी। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेज इन इंडिया? ये आईआईपी जो है ये निकालता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो दो चार पांच जो इंडेक्सेज हैं, जैसे आईआईपी हुआ, सीपीआई, और ये जो इंडेक्सेज हैं ये कौन कौन निकालते हैं उनको तो हम याद करके जाते हैं। तो ये भी जो है, जो सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे सीपीआई, जो इंडेक्सेज जो हैं वो उनको तो हमको याद करना होता है। अकॉर्डिंग टू एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया इम्प्रूव्ड देयर रैंक फ्रॉम, ये काफी न्यूज में था। मुझे लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा 116 का ए, 77th इन प्रीवियस ईयर्स टू 63rd इन करंट ईयर। टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो, व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2020-2021 हैज बीन फिक्स्ड इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया? इसका होगा आंसर 15 लाख करोड़। 117 का सी हो जाएगा आंसर। ये बजट को हम जब पढ़ के जाते हैं तो उसमें ये क्लियरली काफी हाईलाइट हुआ था ये।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, ये भी जो है आसान ही सवाल है, क्योंकि जब हम जनरल नॉलेज जनरल स्टडी जब तैयार करते हैं तो उसमें ये सब चीजें तो हैं। टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन, टू लिंक अप पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। इसमें सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए जो है सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी और लोन इस तरह के फॉर्म में जो है सपोर्ट दिए जाते हैं फार्मर्स को, सो दैट कि उनका डिपेंडेंस जो है डीजल केरोसिन इन सब से खत्म हो और वो सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 118 का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स, ये हो जाएगा एसबीआई। 119 का आंसर हो जाएगा बी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ए न्यू स्कीम निर्विक इन बजट for 2021, which of the following sectors of economy will take the benefit from this scheme? ये जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट करेगा। 120 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो है ये कुछ एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और उनका जो है रिस्क जो है उसको जो है कम करता है। तो ये भी न्यूज में था, तो ये भी जो है आसान ही सवाल है, आसान सवाल नहीं है, मतलब मीडियम टाइप क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 121, बिहार गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द comprehensive financial management system CFMS on 1st April 2019. This system will make all financial activities in state online and paperless. इसका आंसर हो जाएगा 121 का ए। It make all financial activities in state online and paperless. ये भी जो है मीडियम है, क्योंकि हम बिहार का जनरल नॉलेज या बिहार की इकोनॉमी जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये जो काफी हाईलाइटेड था, और जो लोग बिहार गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही पता होगा। 122 क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द कृषि कर्मण अवार्ड टू बिहार स्टेट ऑन 2 जनवरी 2020। दिस अवार्ड वाज गिवन, तो इस पर मक्का और गेहूं के लिए मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड wheat. Question number 123. Question number 123. Bihar government launched a new scheme, सतत जीविकोपार्जन योजना, in August 2018. The objective of scheme is, इसका आंसर हो जाएगा सी, to provide free training for skill upgradation of youth. 123rd का सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 123rd का आंसर हो जाएगा सी, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट्स टू एक्सट्रीमली पुअर हाउसहोल्ड। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ स्किल्स देके या फिर कुछ उनको लोन देके उनको जो है सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट्स जो है उनको एसेट्स दिया जाता है जो एक्सट्रीमली पुअर हाउसहोल्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा चाइल्ड वेलफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व, 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। ये तो जनरली जो है 7 निश्चय पार्ट 1, अब तो पार्ट 2 नया वाला आने वाला है। पार्ट 1 तो हम याद करते ही थे बीटी के लिए, तो उनमें से जो है चाइल्ड वेलफेयर कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 125, द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बिहार इज लेस देन कंट्री इन द ईयर 2018-19। इट वाज, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा डी, 33% ऑफ नेशनल एवरेज। इन बिहार गवर्नमेंट का जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बिहार पर कैपिटा, ये जो है कंट्री का जो एवरेज है पर कैपिटा जो है स्टेट डोमेस्टिक पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 33% है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 126 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड। इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये मुझे थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया हुआ है, और जो हम स्पेक्ट्रम की भी जो बुक पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया की उसमें भी ये क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो ये तो टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बिल्कुल आसान सवाल, चारों इसका ऑप्शन होगा। 127 का ऑप्शन हो जाएगा ई क्वेश्चन नंबर 128, विच अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड
वी वेयर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्ट ऑफ 1935। ये जो है स्पेक्ट्रम वाली बुक में भी दी हुई है क्लियरली, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है क्लियरली उसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्ट ऑफ 1935। फॉर हाउ मेनी डेज डिड गांधी डिड दांडी मार्च लास्ट? इसका आंसर हो जाएगा 24। मुझे लगता है कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, तो वही 12, 18 और 6 24 दिन। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी जो है आसान ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली दांडी मार्च को तो काफी डिटेल में हम पढ़ते हैं, इसलिए 129 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 130, हु इज ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली हम लोग जो है इस स्टेटमेंट से राम प्रसाद बिस्मिल को हम लोग जोड़ते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके जो रियल ऑथर हैं ये हैं बिस्मिल अजीम शाही या कुछ इनका इस तरह से नाम है, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 131, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल? बिल्कुल आसान सवाल, यूपीएससी में भी कई बार पूछा है और मैक्सिमम पीसीएस में ये सवाल पूछ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 132, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर आईएनए ट्रायल्स इन दिल्ली इन 1945 to 6? ये जो आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के लोग जो रिवॉल्ट कर दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो जब इंडिया लौटे थे तो उनके अगेंस्ट जो है केसेस चलाए गए थे, तो उसमें जो है भुल्ला भाई देसाई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 133, वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडियाज ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? इसका हो जाएगा स्टटगार्ड, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऐसे ही कुछ हो रहा था, तो वहां पे इन्होंने ये झंडा फहराया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टटगार्ड। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा सीआर दास देशबंधु। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा बी। ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि विनोबा भावे जो है वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही हैं, सभी को पता है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1907 में कोई अंग्रेज तो नहीं थे, ये भी सबको पता है। श्याम कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 135, विच डे वाज डिक्लेयर एज पूर्ण स्वराज डे? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, सभी बुक्स में है और काफी डिटेल में हम पढ़ते भी हैं। 26 जनवरी 1930, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136, व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड? बिल्कुल रिपीटेड, हमको लगता है कि बीपीएससी में कम से कम 5-7 बार तो जरूर पूछा होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1912। इन तीन कठिया सिस्टम ऑफ बिहार हाउ मच लैंड वाट टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन? ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि 3 कठिया, एक कट्ठा में 3 पार्ट जो है वो दे दिया जाता था, उसका जो है रेंट जो है दे दिया जाता था अंग्रेजों को। तो इसका जो है 3 कठिया सिस्टम का मतलब था कि जितना कट्ठा जमीन है उसमें से 3 भाग, मतलब एक बीघे में जो है 20 कट्ठा होता है, तो उस 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है उसको रिजर्व करके रखना है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, इसलिए उसको कहा जाता था 3 कठिया सिस्टम। मतलब एक बीघे में जो है 20 कट्ठा है, तो 20 कट्ठे का 3 कट्ठा जो है उसको नील की खेती करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20 सी। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 138, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? काफी इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर एक बुक्स में, इवन लूसेंट जो बिहार का है उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 139, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? पहला सेशन हमको लगता है कि 1912 में हुआ था,
और वो बांकीपुर में हुआ था, और बांकीपुर सभी को पता है कि वो पटना में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये भी मुझे लगता है कि हर एक बिहार वाले भी बुक्स जो हैं, जैसे लुसेंट या कोई भी जो अदर बुक्स भी आई हैं बिहार की, उसमें भी आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, और जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है उसमें भी पीछे दिया हुआ है। विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? ये तो बिल्कुल आसान सवाल, हमको लगता है कि बिहार क्या पूरे देश के एक एक आदमी को पता होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो है मैथ्स हम सॉल्व करते हैं, जो क्वांट जो है उसको सॉल्व करते हैं। द मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस 4, 18, 48, 100। इसमें देख के ही लग जा रहा है कि n-1 इंटू एन स्क्वायर लग रहा है। जैसे फर्स्ट है तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब जिसका स्क्वायर है उसके मल्टीपल में स्क्वायर से एक कम, एक पीछे वाला नंबर है। उसके आगे क्या है? 3 स्क्वायर इंटू 2। उसके आगे क्या है? 4 स्क्वायर इंटू 3। उसके आगे क्या है? 4 के बाद 5 स्क्वायर इंटू 4, यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 4, 100। इसी तरह से यहां पे ब्रैकेट में क्या होगा? 5 के बाद क्या आएगा? 6 स्क्वायर और उसके पीछे का नंबर, यानी 5। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 5, इसका आंसर हो जाएगा 180। 141 का आंसर हो जाएगा सी। आप समझ लीजिए, सीक्वेंस है n स्क्वायर इंटू n-1 का। पहले में आप 2 पुट करिए, 2 स्क्वायर और 2-1 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें जो है कॉम्बिनेशन का एक इक्वेशन है, 2nc3 टू द रेशियो nc2 इक्वल टू 44 टू द रेशियो 3। बिल्कुल फॉर्मूला जो इसका होता है NCR का n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। उसी पे आप दोनों को दोनों जो फैक्टोरियल वाले हैं इनको आप लिखिएगा, और लिखने के बाद जो है मैक्सिमम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बनता है वो 6 है। बी का आंसर 6। वैसे अगर आपके पास टाइम ना हो या फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा हो, तो आप एक एक करके वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपको उससे भी आप आंसर को डिडक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 1 तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि 1 अगर ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2c3, ये पॉसिबल नहीं है, तो 1 तो नहीं होगा। 1 के बाद 6 पे आइएगा, 6 इंटू 2, 12c3 टू द रेशियो 6c2। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये 44 टू द रेशियो 3 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, और इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, इफ द एवरेज ऑफ m numbers is n square and that of n numbers is m square, then the average of m plus n numbers। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि m नंबर्स का एवरेज है n स्क्वायर, तो लिखना है सम ऑफ m नंबर्स बाई m इक्वल टू n स्क्वायर। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स होता है, और उसके डिवीजन में आप लिखिएगा नंबर ऑफ नंबर्स। तो यहां पे है एवरेज ऑफ m नंबर्स, तो ऊपर लिखिएगा सम ऑफ m नंबर्स बाई m इक्वल टू n स्क्वायर। यहां पे एक इक्वेशन बनेगा, सम ऑफ m नंबर्स क्या होगा? n स्क्वायर इंटू m। नीचे से वो सेकेंड साइड में चला जाएगा। उसी तरह से आप लिखिएगा एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, तो सम ऑफ n नंबर्स बाई n इक्वल टू m स्क्वायर। तो सम ऑफ n नंबर्स हो जाएगा m स्क्वायर इंटू n। दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़िएगा, दोनों इक्वेशन को आप अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा सम ऑफ n नंबर्स प्लस सम ऑफ m नंबर्स इक्वल टू m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m। n को आप क्या करिए? कॉमन ले लीजिए, तो सम ऑफ m प्लस n नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा mn इंटू m प्लस n।
वो m प्लस n अगर दूसरी साइड आ जाएगा तो सम ऑफ m प्लस n नंबर्स बाई m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा mn, जो कि हमें यहां पे पूछ रहा है एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स। जैसे मैंने बताया, आप स्टेप बाय स्टेप अगर जाइएगा तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा mn। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 144, ये इसका आप वेन डायग्राम बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसका जो फॉर्मूला है उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, या किसी भी क्वांट के बुक में आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा और वहां से आप निकाल लीजिएगा। इसमें बस यही है कि इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली, देन आपको फुटबॉल टोटल खेलने वाले जो हैं, जो इसमें दिया हुआ है, उसमें से जो कॉमन वाले हैं, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं और फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, इनको घटा लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज हो जाएगा कॉमन, जो कि तीनों खेलने वाले होंगे। जो इंटरसेक्शन जो कि 8 है, तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 2 बार घट जाएगा, तो उसको एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक बार आपको बता भी देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा ए 10। सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 days which can be completed by Sohan in 20 days. Both together labor for 5 days and afterward Mohan leaves off. How long will Sohan take to complete the remaining work? ये भी आसान सवाल है। इसमें जैसे मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मोहन एक दिन में कितना काम करेगा। 25 दिन में मोहन काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में मोहन कितना काम करेगा, एक काम का 25वां भाग करेगा। उसी तरह से सोहन जो है कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में अकेले, तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम का 20वां भाग। 5 दिन एक दिन में दोनों मिलकर कितने करेंगे, 1/25 प्लस 1/20। 5 दिन में कितने करेंगे, 5 दिन में दोनों मिलकर कितने करेंगे, तो उसी को आप जोड़ लीजिएगा और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसका इसमें वो आ जाएगा जो है 9/100। तो 9/100 कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिलके, तो 5 दिन में 9/20 कर पाएंगे। तो अब काम का कितना भाग बचा, काम एक ही है और 9/20 पोर्शन दोनों मिलके 5 दिन में कर चुके हैं। और 5 दिन के बाद कितना काम बचा, 11/20। 1 माइनस 9/20 घटाइएगा तो 11/20 आएगा। अब उसमें क्या है कि रिमेनिंग डेज जो है सोहन अकेले कर रहा है, यानी सोहन एक दिन में कर रहा है 1/20। हाउ लॉन्ग विल टेक सोहन टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो इसमें जो है सोहन जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप इसको निकालिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 11 डेज, क्योंकि 11/20 काम बचा हुआ है और एक दिन में सोहन 1/20 पोर्शन ऑफ काम कर रहा है, तो 11 डेज में उसको वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 noon, बाय 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू। 5 जब बजेगा, 5:10 बाय 10 minutes past 5, यानी 5:10 पे क्या होगा, एक जो 5:10 पे जो आवर एंड जो होगा वो 5 से थोड़ा सा आगे होगा, और जो उसका 5 और 6 के बीच का जो गैप होगा, उस गैप का 1/6 पोर्शन कवर करेगा, क्योंकि 1 घंटे में वो 5 से 6 पे चला जाता है, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 10 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, 10 मिनट में 5 का एंगल बनाएगा। और 12 बजे जो है आवर का जो हैंड है वो 12 पे होगा, तो 12 से 5 पे गया और 5 से 10 मिनट आगे और 5 डिग्री और बनाया, तो 30 × 5
यानी 12 से 1 पे जाएगा तो 30, 1 से 2 पे 30, तो उसी तरह से 12 से 5 पे गया जो घंटे की सुई है तो 150 डिग्री बनाएगा, और 10 मिनट आगे यानी उसका 30 का छठवां भाग यानी 5 डिग्री, तो उसका हो जाएगा 150 प्लस 5, 155 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा सी। ये इजी है, आप प्रैक्टिस आई होप कि करते ही होंगे ऐसे क्वेश्चंस का, और ये तो मैक्सिमम जो इस तरह के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिए ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, जिसके लास्ट में 1 हो तो 1 होगा तो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो ये तो स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा, कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो अगर लास्ट में अगर 2 है तो ऑब्वियस है कि वो स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका बी तो इसमें हम हो जाएगा आंसर, बी तो हम होगा ही, नहीं हो सकता। बाकी जो है 2 जो है नीचे वाले 6, जिसके लास्ट में 6 है और जिसके लास्ट में 1 है, तो ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर होंगे ही होंगे। इसलिए आप इनको इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है बी ही होना चाहिए। मैंने वैसे चेक नहीं किया ए, सी और डी, तो लास्ट में अगर 2 है तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर रूट नेचुरल स्क्वायर जो है नेचुरल नंबर का नहीं ही होगा, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा बी। बट अगर इन तीनों में से अगर कोई अगर स्क्वायर रूट अगर नहीं हो पाया तो आंसर ई होगा, लेकिन मुझे लगता है आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर इसके अगला जो है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप जो है एक फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट करिएगा तो बिल्कुल इसका होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो x और y का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि अगर उसमें अगर आप इनमें ऑप्शंस को भी अगर आप पुट करिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 तभी आएगा जब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर इसके अगला वाला है जिसमें 598 प्लस 479 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 स्क्वायर बाई 598 इंटू 479। ये इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट आप पुट करिए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें जो है बाई ए बी, अगर इस फॉर्म में अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो ऊपर में बच जाएगा आपका 4ab बाई ए बी। तो 4ab बाई ए बी जो है ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 होगा। चाहे आप कोई भी वैल्यू उसके जो 590 से 479 कुछ भी वैल्यू अगर पुट हो, उसका इंडिपेंडेंट इसका वैल्यू जो होगा 4 होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 176400, it is increases annually at the rate of 5%, then what will be its population after 2 years। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हम निकालते हैं, आपको उस तरह से इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि P यानी पॉपुलेशन फाइनल इक्वल टू P पॉपुलेशन इनिशियल इंटू 1 प्लस जो रेट ऑफ इंक्रीज है 1 प्लस R बाई 100, और उसके स्क्वायर में होगा जो ब्रैकेट है 1 प्लस 5 बाई 100, उसके जो पावर में होगा, पावर में उसके जो है 2 साल है तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 194481, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो का 3rd पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं आने वाले टाइम में भी जो अच्छे कंटेंट अगर मुझे मिलेंगे या कुछ अच्छे स्ट्रेटजीज अगर मुझे बीपीएससी मेंस के लिए अगर जो लगेंगे तो मैं आपको वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों को हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर।